हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरेमेसिस ग्रेविड्रम। हाइपरेमेसिस ग्रेविड्रम क्या होता है, ये क्या कंडीशन होती है, ये डिसीज़ कंडीशन होती है एक, तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिसीज़ कंडीशन तो नहीं बोलेंगे, पर एक कंडीशन होती है जो प्रेगनेंसी के टाइम अकर होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम। तो द टर्म हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम कंटेन्स फॉलोइंग 3 वर्ड्स, हाइपरेमेसिस और ग्रेविडरम। हाइपर का मीन्स होता है एक्सेसिव, एंड एमेसिस का मीन्स होता है वॉमिटिंग, एंड ग्रेविडरम का मीन्स होता है प्रेगनेंसी। मतलब कि एक्सेसिव क्या हो जाना, वॉमिटिंग अकर होना प्रेगनेंसी में, उसको ही हम बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम। ठीक है, उसके बाद थर्ड सिंपली द टर्म हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम मीन्स द एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या बताया गया है कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम का मीन्स होता है कि एक्सेसिव वॉमिटिंग होने लगना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम। एज वी नो, morning sickness is a normal symptom of pregnancy found during first trimester of pregnancy. In this, the women complain of nausea and vomiting in the morning. Usually the problem does not have any serious health harmful effect on the maternal health, but when the vomiting becomes severe and affect the maternal health adversely, then this condition is known as hyperemesis gravidarum. क्या होता है, सबको ये पता होता है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उसको मॉर्निंग सिकनेस होना और वॉमिटिंग होना एक नॉर्मल सिम्टम होता है उसकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मतलब कि शुरुआती जो 3 महीने होते हैं उसमें क्या होता है, उसको वॉमिटिंग होना और क्या नाम है, मॉर्निंग सिकनेस होना एक नॉर्मल कंडीशन होती है, एक नॉर्मल सिम्टम होता है जो कि कोई भी हार्म नहीं करता है किसको, बच्चे को, या फिर कोई भी मतलब कि मदर को कोई भी उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। पर अगर यही चीज़ क्या हो जाती है, एक्सेसिव होने लगती है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है किसी मदर को या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसको, तो वो कंडीशन हो जाएगी हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम इज एन एबनॉर्मल कंडीशन अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंस नोजिया एंड वॉमिटिंग, वेट लूज, डिहाइड्रेशन एंड सम टाइम अक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। क्या होता है हाइपरेमेसिस, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, वॉमिटिंग होने लगती है, बार बार वॉमिटिंग आना और नोजिया सा फील होना, वेट लॉस हो जाना, डिहाइड्रेशन पानी की कमी हो जाना शरीर में। तो क्या ये कंडीशन कहलाएगी हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम। क्योंकि वॉमिटिंग हो जाती है, मतलब प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, तो क्या होता है, तो उसमें कोई वेट लॉस नहीं होता है मदर को, ना ही कोई डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती। पर जब ये ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें वॉमिटिंग हो रही है, वेट लॉस होता जा रहा है, मदर का बच्चा डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो ये कंडीशन में ही हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम की कंडीशन होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉर्निंग सिकनेस एंड हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम। क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस में और हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम में। इट इज़ नॉर्मल सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी अकरिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस एक नॉर्मल सिम्टम होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है, हाइपर इट इज़ एन एबनॉर्मल, उसे क्या लगेगा, मॉर्निंग, इसमें एबनॉर्मल उसको मॉर्निंग सिकनेस रहेगा। ठीक है, बुखार जैसा रह सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग आर माइल्ड टाइप। जो माइल्ड टाइप, इसमें क्या होगा, जो मॉर्निंग जो नॉर्मल में होगा तो क्या है, उसको माइल्ड टाइप की नोजिया और वॉमिटिंग होंगी, पर इसमें क्या होगा, सीवियर टाइप नोजिया और वॉमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नोजिया और वॉमिटिंग आर कॉमन इन मॉर्निंग आवर्स, और नोजिया और वॉमिटिंग कॉमन होता है मॉर्निंग आवर्स में हो सकती है। पर इन द वुमेन कंप्लेन ऑफ परसिस्टेंट नोजिया और वॉमिटिंग, पर हाइपरेमेसिस में क्या होता है, उसको बार बार नोजिया और वॉमिटिंग फील होता है। इट इज़ यूजुअली डज नॉट अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन एडवर्सली। क्या होता है, जो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, उसको कोई भी हेल्थ इफेक्ट नहीं पड़ता है, इट इफेक्ट्स द वुमेन हेल्थ स्टेटस एडवर्सली। और हाइपरेमेसिस में क्या होता है, उसकी मदर है, जो वुमेन है, उसके क्या है, हेल्थ पे भी क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। यूजली देयर इज़ नो वेट लॉस, और नॉर्मल में क्या होता है, कोई वेट लॉस नहीं होता है, पर हाइपरेमेसिस में वेट लॉस कॉमन हो जाता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कीटोन आर यूजुअली एब्सेंट। क्या होता है, इसमें ना ही कोई डिहाइड्रेशन हो रहा है, ना ही कोई कीटोनेसिस हो रहा है, तो ये एब्सेंट होता है। पर इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसको क्या है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ रही है, तो ये हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम है। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन इज़ यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड। अगर किसी को भी प्रेगनेंसी में नोजिया और वॉमिटिंग आ रही है तो हम उसको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करते, हम उसको एडमिट नहीं करते। पर अगर उसको एक्सेसिव हो रही है
अगर हमें उसको हॉस्पिटलाइज़ करने की कंडीशन आ गई है तो वो क्या होता है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम की कंडीशन होगी, तभी हमने उसको हॉस्पिटलाइज़ किया है और उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो कि उसके बॉडी में कमी हो रही है। उसके बाद क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, एब्सोल्यूट कॉज ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम आर स्टिल अननोन, प्रोबेबल कॉज आर एज फॉलोज। क्या हो सकते हैं कि कोई मतलब इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं हो सकता, पर कभी कभी क्या हो सकता है, कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं। तो वो हैं हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, जो एचसीजी लेवल होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो सकता है। इस वजह से एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही हो। साइकोसिस फैक्टर्स में ऑल्सो भी रिस्पॉन्सिबल फॉर It is evidenced by the markedly reduction in the nausea and vomiting when the patient is left alone। क्या है, एक साइकोजेनिक फैक्टर भी होता है, कभी कभार क्या है, कुछ मदर को क्या हो जाता है, वॉमिटिंग ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज़ मोर कॉमन इन प्रीमी ग्रेविडा। क्या होता है, और जो प्रीमी ग्रेविडा मदर होती है उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब कि जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं उनमें ये ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रीमी ग्रेविडा को हो सकता है, जिससे रिस्क हो सकता है कि हाँ ये कंडीशन अकर हो सकती है, प्रीवियस कोई हिस्ट्री रही हो या फैमिली हिस्ट्री ऑफ इस डिसीज़ की रही हो, या मल्टीपल प्रेगनेंसी भी कॉज कभी कभार कर सकती है हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम। और मोलर प्रेगनेंसी को हम हाइड्रेटिव फॉर्मोल के नाम से भी जानते हैं। उस कंडीशन में भी क्या होता है, हाइपरेमेसिस की क्या नाम कंडीशन आ सकती है। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखते हैं, उसमें क्या होता है, एक्सेसिव नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है, पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग रिमेन कंटिन्यू इवन आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, उसको होती रहती है कंटिन्यूएशन जब तक क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते। वेट लॉस होने लगता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, उसको भूख नहीं लगती है, डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट हो जाता है, पेन इन एपिगैस्ट्रिक एरिया में ऑल्सो होकर क्या होगा, जब उसको वॉमिटिंग ज़्यादा आएगा तो उसका जो एपिगैस्ट्रिक एरिया होगा वो दर्द होने लगेगा, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस में भी आ जाएगी, लाइट हेडेक रहेगा उसको, ठीक है, रेस्टलेसनेस, उसको प्रॉपर क्या होगा, वो रेस्ट नहीं कर पाएगी। और कुछ फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिहाइड्रेशन ऑल्सो भी अकर ड्यू टू एक्सेसिव वॉमिटिंग। कुछ डिहाइड्रेशन के भी कुछ फीचर्स रहते हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड हार्ट रेट रहेगा, हाइपोटेंशन रहेगा, सेकेंड आइज रहेंगी उसकी, ड्राई टंग रहेगी और फटीगनेस रहेगी, ठीक है। तो ये रहे इसके साइन और सिम्टम। एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, इन अनट्रीटेड केसेस ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस में अराइज। अगर इसको हमने क्या कराया है, इसको हमने क्या कोई भी जो अनट्रीट करा है, हमने इसको ट्रीट नहीं करवाया है, तो क्या ये कर सकता है, मैटरनल और फीटल में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी हो सकता है मैटरनल में, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है, जॉइंटिस की कंडीशन भी हो सकती है, रेटिनल हैमरेज भी हो सकता है, और पेरिफेरल न्यूराइटिस भी हो सकता है, ठीक है। ये तो सारे मैटरनल, अगर हमने ट्रीट नहीं कराया जल्दी से हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम की कंडीशन में, तब ये मदर को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फीटल में क्या होंगे, LBW बच्चा होएगा, मतलब कि लो बर्थ वेट, या फिर IUGR की कंडीशन होगी, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई कंडीशन अगर ऐसी होती है एक्सेसिव वॉमिटिंग की, तो क्या करेंगे, हम उसको जल्दी डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और डॉक्टर से विजिट करेंगे। डायग्नोसिस क्या करेंगे, हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेशेंट, उसके साइन और सिम्टम्स देखेंगे क्या हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इन्वेस्टिगेशंस। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम करवाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा क्या क्या दिक्कतें हैं। CBC करा देंगे, एस्टीमेट ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन कराएंगे, यूरिन का आउटपुट देखेंगे, कलर देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ एसीटोन देखेंगे, ब्लड शुगर लेवल देखेंगे, और रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, और USG कराएंगे, ठीक है। तो ये सारे चेकअप्स कराएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और कैसी है।
उसके बाद हम ट्रीटमेंट देंगे उसको उसकी कंडीशन के हिसाब से। एज सून एज द वुमेन एंड हर फैमिली मेम्बर कंप्लेन ऑफ एक्सेसिव परसिस्टेंस वॉमिटिंग देन द वुमेन शुड बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, स्टार्ट फॉलोइंग ट्रीटमेंट। क्या है, जो पेशेंट है और जो उसके घर वाले हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जो हमारा पेशेंट है, जो हमारा पर्सन है, उसको क्या है एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, जिस वजह से क्या है हम उसको एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में। इन केस ऑफ सीवियर वॉमिटिंग अवॉइड ओरल फीडिंग एंड स्टार्ट इंट्रावेनस फ्लूइड फॉर मेंटेनिंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज लेवल। क्या करेंगे, हम उसको ओरल फीडिंग के लिए मना करेंगे और हम उसको आईवी चलाएंगे, ठीक है, उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। उसके बाद द पेशेंट शुड बी ट्रीटेड इन काम एंड कूल कंफर्टेबल वेल वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट। और उसको क्या है, हम एक शांत वातावरण और वेल वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आफ्टर द पेशेंट टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर द 12 to 24 आवर। और हम उसको बोलेंगे कि वो 12 से 24 घंटे तक अपना कम्प्लीटली बेड रेस्ट करे। उसके बाद क्या क्या हम ड्रग्स उसको एडमिनिस्टर करेंगे, एंटीएमेटिक देंगे, एंटासिड देंगे, माइल्ड सेडेटिव्स देंगे, एंटीपायरेटिक देंगे, विटामिन सप्लीमेंट्स कुछ देंगे और आयरन रिच फूड देंगे। एंटीएमेटिक वॉमिटिंग के लिए होती है, एंटासिड गैस के लिए होती है, माइल्ड सेडेटिव्स उसको क्या है ड्रग देंगे जो कि उसको रिलैक्स करेगी, ठीक है। एंटीपायरेटिक फीवर के लिए होती है, विटामिन सप्लीमेंट्स देंगे जिससे क्या है कि उसको थोड़ा आराम मिले, और आयरन रिच फूड देंगे जिससे क्या है उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम है उसको मेंटेन कर सके, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में। क्या करेंगे, असेसमेंट ऑफ द पेशेंट आफ्टर एडमिशन ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल, अ क्विक एंड कंप्लीट असेसमेंट ऑफ द पेशेंट शुड बी डन। क्या है, अगर कोई भी पेशेंट जब एडमिट होगा हमारे हॉस्पिटल में तो नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्स का रोल होगा कि वो सबसे पहले उसको एडमिशन कराए उस पेशेंट का और उसका कंप्लीट असेसमेंट करे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट वाइटल से ही करते हैं। हम सबसे पहले जो पेशेंट है उसका वाइटल लेंगे, फिर उसका जनरल हेल्थ स्टेटस चेक करेंगे, सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसकी सीवियरिटी देखेंगे और कितने लंबे समय तक उसका क्या है उसकी कोई ऐसा साइन और सिम्टम्स हम वहाँ देखेंगे जिसको हम जल्दी से ट्रीट कर सकें। एंजाइटी लेवल देखेंगे उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। न्यूट्रिशनल लेवल हम उसका चेक करेंगे कि उसकी एनर्जी लो है तो उस हिसाब से हम उसको ड्रिप लगा देंगे, ठीक है। एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग्स, ठीक है। तो उसकी हम उसके परफॉर्म के बेस पे हम उसको क्या करेंगे चेक करेंगे। उसके बाद इंट्रावेनस रूट आईवी हम उसको चला देंगे। ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स नथिंग शुड बी गिवन ओरली एंड स्टार्ट आईवी फ्लूइड एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन फॉर मेंटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज लेवल। क्या है, हम उसको 24 घंटे तक क्या चलाएंगे, आईवी चलाएंगे विदाउट कुछ उसको ओरल खाने के लिए, और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे हम उसको देंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। आईवी चलाएंगे। एडमिनिस्टर ड्रग एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यूजुअली फॉलोइंग ड्रग्स, और जो डॉक्टर ने ड्रग्स बताई होंगी, जो दवाई बताई होंगी हम उसको वो देंगे, जैसे कि एंटीमेटिक बताई होगी, एंटासिड बताई होगी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बताई होगी, ठीक है। जितना वो बताते हैं, जितनी mg में देना है, जितना ml में देना है वो उतना ही देना है हमको, जैसा डॉक्टर बताते हैं। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको हम देंगे। स्टार्ट ओरल फीडिंग आफ्टर substance of vomiting, start orally feeding in starting ओनली लिक्विड एंड लाइट फूड। और क्या करेंगे, आफ्टर 24 आवर्स हम उसको ओरल फीडिंग कराएंगे पर कहेंगे कि वो लाइट फूड वहाँ पे इनटेक करे, ठीक है। उसके बाद शुड बी गिवन एज द पेशेंट टू टेक स्मॉल मील फ्रिक्वेंटली, अवॉइड हाई फैटी डाइट। क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे पेशेंट को कि वो स्मॉल फीड ले, पर मतलब कि खाना खाए तो थोड़ा थोड़ा खाए, पर मतलब कि जल्दी जल्दी खाए। जैसे कि मतलब खाना तो है उसको खाना, पर थोड़ा गैप देके फिर थोड़ा खाना खाए, पर फैटी डाइट्स बिल्कुल ही उसको अवॉइड करने हैं। मतलब टाइम उसका थोड़ा खाना है मील, पर दिन में 4-5 बार खाना है, ऐसा समझिए आप, ठीक है। उसके बाद कंफर्ट ऑफ द पेशेंट, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन इन अ काम एंड कूल कंफर्टेबल एंड वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट, डू नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट व्हेन शी इज़ टेकिंग रेस्ट। और क्या करेंगे, उसको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देंगे और उसको रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, और कोई भी डिस्टर्बेंस वहाँ पे नहीं होना चाहिए जिससे पेशेंट को तकलीफ़ हो, ठीक है।
उसके बाद हम आते हैं प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और यूज़ एसेप्टिक टेक्निक्स वाइल प्रोवाइडिंग केयर टू द पेशेंट ओनली स्टेराइल आर्टिकल शुड बी यूज द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज़ शुड बी आइसोलेटेड। क्या है, उसको हम प्रिवेंट करेंगे, कोई भी एक्वायर्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो पाए, इसलिए हम प्रॉपर उसका एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करेंगे जिससे पेशेंट को कोई और डिसीज़ ना आकर हो पाए, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वैसे भी लो हो चुकी है। तो जो भी हम आर्टिकल्स यूज़ करेंगे वहाँ पे वो स्टेराइल होने चाहिए, जो कि उसको इन्फेक्शन से बचाएंगे। उसके बाद द पेशेंट शुड बी क्लोजली ऑब्जर्व फॉर द प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एनी associative complications such as vernix encephalopathy, jaundice, renal failure, hypoglycemia etc. if present any immediately inform the doctor। क्या करेंगे, हम उसको फिर ऑब्जर्व करते रहेंगे। अगर और भी कोई उसके साइन और सिम्टम्स ऐसे हमको अकर आ रहे हैं जो कि और कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं पेशेंट के लिए, तो हम डॉक्टर को क्या करेंगे, तुरंत इमीडिएटली हम उनको बताएंगे कि उसको ये कंडीशन हो रही है, कुछ और मतलब जो साइन और सिम्टम्स है जैसे कि अदर कोई डिसीज़ वहाँ कॉम्प्लिकेशन अकर हो रहे हैं, तो हम डॉक्टर को जाके बताएंगे, जिससे क्या है हम उसको फिर उस तरीके से ट्रीट करेंगे और उसको प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम का पूरा टॉपिक, जो कि मैंने आपको बता दिया है। पूरा उसका डेफिनेशन बताई है और फिर उसके बाद उसके साइन और सिम्टम्स बताए हैं, कॉजेज़ बताए हैं, डायग्नोज कैसे करेंगे वो बताया है, नर्सिंग मैनेजमेंट बताया है, उसके रिस्क फैक्टर्स बताए हैं। ये सारा आपको मैंने बता दिया। आप इसका नोट्स बना सकते हैं, ईजिली लिख सकते हैं। और मैंने डिफरेंसेस भी बताए हैं दोनों, कि नॉर्मल सिकनेस क्या होता है और हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम की कंडीशन में क्या क्या उसको होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कंटिन्यू टू विज़िट माय चैनल। थैंक यू।